देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित सिंह जी, जो कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं और ना जाने ही कितनी जिंदगियों को बचा रहे हैं। आज हम रोहित जी से उनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुश्किल वक्त में किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। जी धन्यवाद। तो रोहित जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, किस तरह से आप एक स्टूडेंट होते हुए भी लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी पिछले एक साल से, एक वर्ष से ये कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में चल रही है। जी। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो घातक संख्या है वो काफी बढ़ती जा रही है। लोग मतलब पिछले बार जो मृत्यु दर थी वो उससे काफी ज्यादा इस बार हो गई है। इसको देखते हुए पिछली बार भी हम लोगों ने काम किया था और इस बार भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जी। शुरुआत में जैसे दिक्कत आती थी कि लोगों को सही जानकारी नहीं थी, उनके पास कौन कौन सी दवाएं लेनी है या कौन कौन सी किट उनको उपलब्ध करानी है। फिर कुछ जागरूकता का भी अभाव था, जिसे ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो लोग ये मानने को शुरुआत में तैयार ही नहीं होते हैं कि उनको कोरोना जैसी घातक बीमारी लग चुकी है और अभी भी ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको हम लोग पहली बार जागरूकता अभियान के तहत जोड़ते हैं, गाँव जाके उनको समझाते हैं कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, कैसे फैलती है, इसके रोकथाम कैसे हो सकते हैं, फिर बचने के तरीके क्या हैं। तो वैक्सीनेशन करवाना कितना जरूरी है, फिर मास्क का कितना ज्यादा उपयोग है, अगर हमारे पास वो संसाधन नहीं है तो कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इन सारी चीजों को लेके। लेकिन जब हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो जहाँ पे बीमारी काफी ज्यादा फैल चुकी है, वहां पे संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाए या हॉस्पिटल की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित कराई जाए, बेडों की सुनिश्चित कैसे कराई जाए, जो आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा संगठित संरचना तैयार की है कि जो जिले स्तर पे काम करने वाले लोग हैं तो हम लोग जिला प्रशासन स्तर से मिलते हैं, फिर नियर बाई के सीएससी पीएससी पे अपनी बैठकें करते हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हैं, सूचना लेते हैं। ग्राम प्रतिनिधियों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं उनसे हम लोग जाके बातचीत करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग फिर गाँव में जाते हैं जिससे कि हमारी बातें गाँव वाले सुने, उनको चीजें समझाते हैं और जहाँ जहाँ पे जो भी जरूरत होती है, जैसा कि हम लोग कहते हैं, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं कि जहाँ कम वहाँ पे हम। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग की जरूरत पड़ती है वहाँ पे वैसी भूमिका में, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, सेवा अभियान हो, हम लोग जैसे शहरी क्षेत्रों में सेवा बस्ती का चुनाव करते हैं, तो सेवा बस्तियों में जाते हैं, वहाँ पे भोजन का वितरण करते हैं, राशन का वितरण करते हैं, आवश्यक दवाएं जो हम लोग को उपलब्ध हो पाती हैं लोगों के सहयोग से वो हम लोग वहां पे पहुंचाते हैं। तो जो भी कार्य हम लोग को देखने को मिलता है सेवा बस्ती में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो सारे कार्य हम लोग इस समय व्यापक तौर तरीके से और संगठित रूप से शासन प्रशासन की निगरानी में और नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो रोहित जी, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हॉस्पिटलों की क्या हालत है वो तो सभी के सामने आ गई है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड्स, इन सब की बहुत बड़े स्तर पे कमी पाई गई है, जिसके चलते लाखों लोगों ने अपनी जान जो है गंवाई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में जो मेडिकल सिस्टम है, जितना मजबूत हम इसको समझ रहे थे उतना मजबूत नहीं है, बल्कि इसे और भी मजबूत होने की आवश्यकता है, इसमें और भी सुधार होने की आवश्यकता है। तो इसमें किस तरीके से और कितने क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, जैसा कि दूसरी वेव जो हम लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो जो पहली वेव थी उसके बाद में पहली वेव में हम लोगों ने अच्छा काम किया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ पे कोरोना की पहली वेव को लेकर काफी ज्यादा सतर्कता थी, जागरूकता थी और अच्छे से हम लोगों ने उसको उस पर टैकल कर दिया था। लेकिन जो सेकेंड वेव आई, ये बिल्कुल एकदम अचानक से आई, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल का सिस्टम था वो उस समय उतनी तैयारी के साथ में नहीं था। लेकिन एक पीक आया वो लगभग प्राइमरी पीक था शुरुआत के दौर में और उसने पूरा सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय रहते ही उस पर बहुत तेजी से नियंत्रण किया गया और जो दिक्कतें बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन को लेके आ रही थी, तो मुझे लगता है कि अब ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग सारे जिलों में जितने भी सीएससी पीएससी हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको सुनिश्चित कर दिया गया है। अभी भी मैं 2-3 सीएससी पीएससी से होकर लौटा हूं तो मैंने वहां पे चीजों को अच्छे से देखा है।
जैसे अगर इस समय कोई वैक्सीन लगवाने भी जा रहा है तो उसका पहले हम लोग एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर भी जिसको जरूरत है कर रहे हैं, उसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए सलाह दे रहे हैं। और इतना करने से पहले हम उसकी पूर्व की हिस्ट्री भी ले रहे हैं कि उसके घर में कोई पॉजिटिव तो नहीं था, आस पड़ोस नहीं था, या वो कहीं संक्रमित के साथ तो नहीं रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं। और जो आपने कहा कि क्या मतलब आगे की भूमिका हो सकती है, हम लोग इतना तैयार है कि नहीं है, तो बेशक हम ये मानते हैं कि अभी हमारा मेडिकल सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसमें बेहतर करने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत है। हम लोग उसमें काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मांग करेंगे सरकार से कि और उसको बढ़ाए और संगठित रूप से बढ़ाए। सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जिन सीएससी पीएससी की हालत कभी देखने लायक नहीं होती थी, उसमें आप जाइए तो कुछ रहने वाले अलग होते थे, डॉक्टर वहां पे नहीं पहुंचते थे, ऐसी हम लोगों ने कहानियां सुन रखी थी। लेकिन इस समय अगर हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, जो कि हम लोग क्षेत्र में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, देखते हैं तो उनकी हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टर भी वहां पे बैठना स्टार्ट कर दिए हैं। बस जरूरत है तो लोगों को और जागरूक करने की कि वो सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिक सुविधाओं का लाभ लें और जागृत हों, वैक्सीनेशन कराएं, ताकि वो भी कोरोना से बचे रहें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है वो सुधर रही है, उसमें और भी जो है सुधार आएंगे। लेकिन रोहित जी, ये तो पहले से ही कंफर्म था कि फर्स्ट वेव आई है तो उसके बाद सेकंड वेव का आना तय है। जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि थर्ड वेव का आना तय है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा भुगता है, इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी रही है? क्योंकि सरकार तो सिर्फ चुनावों में और तमाम तरह के मुद्दों में उलझी रही, उसने सेकंड वेव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगा कि नहीं, फर्स्ट वेव हो गई, अब उसके बाद कोरोना का कोई नामो निशान नहीं होगा, हमने जंग जीत ली है। देखिए, जैसा कि आप कह रही हैं, हम लोगों ने इन चीजों का अनुभव किया है कि चुनाव के बाद से ही लगभग कोविड की स्थिति यूपी में खराब हुई। जी। लेकिन हम लोग को एक चीज ये ध्यान देना होगा कि कोविड की स्थिति चुनाव के बाद कहाँ कहाँ पे खराब हुई। जैसे अभी हम लोग बात करें स्टार्टिंग में, तो लखनऊ महानगर की स्थिति काफी खराब थी और चुनाव ग्राम पंचायत का चुनावी क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में हो रहा था। तो दिक्कत ये आती है कि पहली वेव आने और दूसरी वेव आने के बीच में जो डिफरेंस था, उसमें प्रशासन ने कुछ दूसरी तैयारियां करनी थी, उन्होंने वो की। और साथ में जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अभी भी अगर आप कुछ ग्रामीण परिवेश में निकलिए तो लोग बिना मास्क और सैनिटाइजर यूज किए ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ हॉस्पिटल का हम लोग अभी मतलब जाते हैं घूमने के लिए, बेड की सुविधा के लिए देखने के लिए क्या व्यवस्था चल रही है, तो वहां पे भी जो लोग तीमारदार होते हैं, मरीज के अटेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। आज भी आप 2-4 लोग वो बाहर देखेंगे हॉस्पिटल के बाहर, इवन की वो भी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो आपने कहा कि अभी सेकंड वेव चल रही, थर्ड वेव प्रपोज्ड है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी खुशी की बात हो रही है कि जैसे कि हम लोग को पता है और जानकारी हम लोग के समक्ष है कि थर्ड वेव में हो सकता है बच्चे ज्यादा प्रभावित। तो उसके लिहाज से देखते हुए हमारी सरकार ने जो एनआईसीयू होते हैं, पीआईसीयू होते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है पहले से ही। तो हमें लगता है कि थर्ड वेव के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होकर इस समय काम कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, हमको लगता है कि सरकार ने वो भी लगभग हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था कर दी है। जो जिले का जिला अस्पताल होगा वहां पे होगा, जो सीएससी पीएससी होंगे वहां पे अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए निपटने के लिए हम अच्छे और मजबूती के साथ तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये वो समय है जब हमें सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। कमियां हो चुकी हैं, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अब उसमें हमें सुधार के साथ और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे जीवन को और सुलभ बनाया जा सकता है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो निकलते हैं बाहर, लोगों की मदद करते हैं, तो कोरोना पेशेंट जिनके मन में ये डर बैठ चुका है कि नहीं, मैं शायद सही ना हो पाऊं या मुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, उनमें आत्मविश्वास की काफी कमी आ रही, तो उनके आत्मविश्वास को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनमें हौसला किस तरीके से बढ़ाया जाए? जैसे कि अभी हमने बताया कि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत सारी मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। कभी क्षेत्र में, गांव में हम लोग जागरूकता के लिए गए, तो ग्रामीण जीवन ऐसा होता है कि वो लोग आपको देख के सोचते कि नहीं, ये तो बाहर का व्यक्ति है, ये हमें क्या समझाएगा। तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए, या जो कहानियां छोटी छोटी प्रचलित होती है कि महामारी के समय ये होता है वो होता है, तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए हम लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, या फिर जो सम्मानित क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके साथ जाते हैं। उनसे हम बताते हैं कि देखिए आपकी स्थिति ये है। अगर हम लोगों ने इन चीजों से मतलब कि सीखा है, दूसरे लोग की भी स्थिति यही थी, वो लोग उभर के आए हैं,
आप भी धैर्य बना के रखिए और जो सारे नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं या जो आपके CSC PSC पे डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं जो वो बताते हैं उसको फॉलो करिए। निश्चित तौर पे हम लोग इस पे जीत हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो यही बातें अपने जनप्रतिनिधियों से सुनते हैं तो उनके अंदर भी आत्मविश्वास आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो रोहित जी, आप ABVP से भी जुड़े हुए हैं, आप RSS से भी जुड़े हुए हैं और ABVP के कार्यकर्ता काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह अलग अलग प्रांतों में वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, कहीं मास्क वितरण है, कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बंगाल चुनाव के बाद में सुनने में आया था कि वहां पे कोलकाता में जो है ABVP के कार्यकर्ताओं के ऑफिस में TMC के कुछ गुंडों ने हमला किया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही समाज के द्वारा जिम्मेदार छात्र संगठन है जो अपनी और जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जी। और हम लोग समाज में एक जिम्मेदारी के भाव से जाते हैं। अगर कोई पड़ोसी का परिवार भी है तो हम उसको अपना परिवार के भाव से ही देखते हैं। तो हमारे जो कार्यकर्ता चाहे बंगाल में काम कर रहे हो, कश्मीर में काम कर रहे हो, कन्याकुमारी में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग एक ही जगह से प्रशिक्षित होते हैं और उनको वही सेवा भाव ही करना होता है। लेकिन जो ये विपक्ष है, मतलब विपक्ष का जो स्टूडेंट यूनियन है, दूसरी पार्टीज के जो चलाते हैं, इनके पास कुछ काम धंधा है नहीं। और हम लोग का तो हर सोशल मीडिया पे दिखता है, हम लोग समाज में जमीन पे उतर के काम करने वाले लोग हैं, हर चीज का अपडेट मिलता है, ऑथेंटिक चीजें होती हैं। तो उसमें इन लोग को कुछ, इनके सामने कुछ विकल्प नहीं रह गया था। तो जब ये हार हुई, हार का हमको मतलब हम लोग तो इसको अपनी जीत ही कहेंगे, तो इनकी चुल्हे हिल गई। इनके पास कुछ कहने के लिए था नहीं, उन्होंने अपनी सिर्फ मन की भड़ास उतारी है। लेकिन समय बदलेगा, बंगाल भी दोबारा फतेह होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये अभी 12वीं के एग्जाम और 10वीं के एग्जाम सभी स्थगित कर दिए गए हैं। अब 12th के एग्जाम्स के लिए फिर से बैठक बुलाई जा रही है और एग्जाम्स होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि इस टाइम पे एग्जाम्स कराना खतरे से खाली नहीं होगा? क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपने कॉलेज जाते हैं, वो एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तो वो अपने फ्रेंडों से भी मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये सब मैनेज कर पाना आसान होगा कि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही एग्जाम हो पाए? अभी हम लोगों ने आदरणीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया था इसी संबंध में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन भी दिया है। और हम लोगों ने स्पष्ट बात कही है कि जब तक सारे स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक कुछ इंतजार करना चाहिए और सुरक्षा के उपायों को चिंता करते हुए एग्जाम को कराना ही चाहिए। क्योंकि बिना एग्जाम के बच्चे जो पढ़ाई की गुणवत्ता होती है उसकी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। और आजकल का हम दौर देख रहे हैं, जो शिक्षण का दौर है, उसमें आने वाली संभावनाएं क्या है, फिर आगे चल के जो व्यक्ति का विकास है वो किस प्रकार होना है। तो परीक्षा तो एक मानक तय करती है व्यक्तित्व के विकास का, उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हमें सारी चीजों को समझना होगा और जब तक चीजें व्यवस्थित ना हो तब तक हमें उसके उपाय करने चाहिए। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए और जब लगे कि नहीं स्थिति सुधर रही है, एग्जाम हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो गवर्नमेंट रूल फॉलो करती है उसके हिसाब से कराना चाहिए। जी जी। लेकिन रोहित जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। उनके मन में कुछ ऐसा है कि नहीं, वैक्सीनेशन कराने के बाद जो है कोरोना हो जाएगा या उनकी जान चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? देखिए, अब आपने ऐसे लोगों का नाम, ऐसे सवाल ही पूछ लिया कि कुछ लोगों का नाम लेना मेरा कर्तव्य बन जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे और गरिमा वाली पोस्ट पर रहते हुए लोगों ने अगर ऐसे बयान स्टेटमेंट दिए हैं तो ऐसे लोगों को समझाना काफी मुश्किल है। इनके कंपैरिजन में हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में आते हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनका सैद्धांतिक तौर पर समाज से जुड़ा हुआ है, वो चीजों की गंभीरता इनसे बेहतर समझते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझाना बहुत आसान है। हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आजकल ग्रामीण वासी निकल के अपने CSC PSC या निकट के स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर वैक्सीनेशन करा भी रहे हैं। जी जी। रोहित जी, एक मुद्दा और सामने आया था जब ये कोरोना काल अपनी चरम सीमा पर था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे थे, तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे थे। चंद पैसों के लिए वो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि को जो है पहले से ही खरीद कर उनको दुगने तिगुने दामों पर बेच रहे थे। तो ऐसे लोगों पर आपका क्या कहना है? ऐसे लोग तो मुझे लगता नहीं कि इनके बारे में विचार भी करना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता ही समाज को खराब और दूषित करती है। हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसे लोगों को कभी भी परिचायक नहीं रही है।
हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले लोग हैं। हम आधी रोटी खाएंगे तो पड़ोस वाले को भी आधी रोटी देंगे, वो भी खाए। लेकिन अब ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहना कि इस बीमारी विपत्ति की घड़ी में जिसके घर में एक मिडिल क्लास फैमिली जो बड़ी मुश्किल से अपनी दवाई करवा सकती है, मतलब उसके लिए अगर कहीं क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना हो तो सोचना पड़ेगा एक बार, और उसके ऊपर अगर रेमडेसिविर की व्यवस्था करनी है जो उसके प्राइवेट में, या हम कहें कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, ब्लैक मार्केटिंग साथ साथ उसमें आपने सुना होगा वो कांग्रेस के क्या कहते हैं विधायक का कांड कि उन्होंने शुगर के सोल्यूशन बना के भेज दिए। तो जिनकी मानसिकता इतनी निम्न हो गई हो उन व्यक्तियों के बारे में बात करना भी मुझे लगता है कि काफी नहीं है समय देना हम लोगों का। बिल्कुल। तो रोहित जी, आप हमारे पोर्टल के माध्यम से जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उन्हें सतर्क रहना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? देखिए, पहली वेव और दूसरी वेव में हम लोगों ने जमीनी स्तर पे काम किया है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को भी सीखने को मिली। जैसे मैं खुद बताऊं, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, 9 दिन वो क्या कहते 3 दिन वो आईसीयू में थे, उसके बाद में फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए। मैं उस बीच हॉस्पिटल भी जाता था, सारी चीजों को देखता भी था। तो मेरा ये खुद का अनुभव रहा है कि जब भी आप कहीं पे बाहर निकले, हाथ में ग्लव्स पहने, नहीं पहन सकते हैं तो जब भी कहीं से आए घर में, या जब भी अपने जो क्या कहते हैं चेहरे को छुए तो हाथ को हमेशा धुलते रहें। मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, इवन आप जब घर में आए तो ही मास्क को उतारें, और घर में जब कोई पॉजिटिव ना हो तब। नहीं तो मास्क का प्रयोग जितना ज्यादा आप करेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर नहीं है तो उसको अच्छे से आप 30-40 सेकंड तक धुल सकते हैं, ये करते रहिए। और जितना ज्यादा जरूरी हो बाहर निकलने से बचिए, आवश्यक हो तो ही बाहर जाइए, दूरी बना के चलिए। अगर कोई आपको लगता है कि ये संक्रमित हो सकता है तो उसको भी जागरूक करिए कि वो भी अपना इलाज कराए, जांच कराए, उसके बाद में फिर आप ये सारे कार्यक्रम करिए। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग अगर ये चीजें अपनाएंगे, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जो हम पहले फेज से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है इन्हीं चीजों की कमी थी और समय के हिसाब से हम उस चीजों को भूल गए, तो ही सेकेंड वेव इतनी ज्यादा प्रभावी हुई है। अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमको कोई डरने की जरूरत भी है। अच्छा, तो रोहित जी, आप खुद भी एक स्टूडेंट्स हैं और अभी 12th के स्टूडेंट संशय में हैं कि उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, तो वो अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर बनाएं, किस तरीके से कंटिन्यू रखें, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो उनको उनके धैर्य के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि कभी कभी होता क्या, हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी अभी भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं तो ये हो जाता है कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, फिर हमारी तैयारी पीक पे होती है, फिर पता चला एग्जाम डिले हो जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर मन में बड़ा भ्रम होता है, और जब हम एक कमरे में बंद या एक घर में बंद हैं तो मानसिक रूप से समस्याएं भी आती हैं कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, फिर पढ़ाई करें कि ना करें, 6 महीने टल भी सकता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। हमें ये एक अवसर की तरह लेना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत है, हमें रिवीजन करने का मौका मिल गया है। तो जो हमारे पास परसेंटेज हमारे होम एग्जामिनेशन में 75% आते थे, हम उसको इम्प्रूव करके 80-85%, 90% तक जरूर स्कोर करें। देखिए, ये संभावना भी है और चुनौती भी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से हम उस चीज को लेते हैं। बस लोग धैर्य बना के रहें और अपनी पढ़ाई पे सुचारू रूप से ध्यान देते रहें, मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट भी बेहतर होगा और वो अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। खैर, हम फिर आपसे मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में किसी नए मुद्दे और किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए educationbeats.com। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।